नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 9 सोशल साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। आज हम सभी इसके नोट्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं फ्रांसीसी क्रांति, जिसका इंग्लिश में नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। तो आज फ्रांस क्रांति के बारे में विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। सबसे पहला टॉपिक जो कहता है, सबसे पहला टॉपिक वो कहता है फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण। आखिर फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो सबसे पहले तो हम आपको ये भी बताएंगे कि फ्रांसीसी क्रांति था क्या, अगर हुआ है तो किन कारणों से हुआ है, क्या क्या बातें थी जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हुआ। तो देखिए 18वीं शताब्दी की बात है। कब की बात है? 18वीं शताब्दी की बात है। वहां पे फ्रांस के जो समाज थे, जो फ्रांस के लोग थे, जो फ्रांस के अंदर रहने वाले लोगों का समूह था, उसे अचानक से वहां का जो राजा था जिसका नाम था लुई 16, उन्होंने क्या किया, 3 भागों में विभाजित कर दिया, मतलब बांट दिया। फ्रांस के राजा ने फ्रांस के समाज को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया। उसका नाम उन्होंने क्या रखा? उनका नाम रखा प्रथम स्टेट। पहले वाले वर्ग को 3 भागों में बांटा ना, तो पहले वाले वर्ग को आप लोग कह सकते हैं प्रथम स्टेट, जिसे हम पादरी वर्ग के नाम से भी जानते हैं। पादरी वर्ग समझते हैं, पृष्ठ कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पृष्ठ। और पादरी जो था ना वो फ्रांस का पुजारी वर्ग था। जैसे हमारे इंडिया में होते हैं ना, पंडित जी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, ऐसे ही फ्रांस के अंदर हिंदू लोग तो रहते नहीं थे, वहां पे तो क्रिश्चियन लोग रहते थे, और क्रिश्चियन लोग तो गॉड को मानते हैं, तो गॉड की पूजा करने वाले लोग को हम क्या कहते हैं? पादरी कहते हैं। द्वितीय स्टेट था जिसमें कुलीन वर्ग था, जिसमें फ्रांसीसी समाज के कुलीन वर्ग आते थे, ठीक है। और तृतीय वर्ग जो था जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर आदि आते थे। मतलब फ्रांस के राजा ने फ्रांस के समाज को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया, जिसमें प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट आता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बच्चों बताओ फ्रांस के क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे, तो आप बताओगे फ्रांस के क्रांति के सामाजिक कारण थे कि वहां के जो राजा थे वो फ्रांस के समाज को, फ्रांस की जनता को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया, जिसमें प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के लोग आते थे। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है टाइड क्या है। देखिए टाइड और टाइल में अंतर हमेशा याद रखिएगा, एक नंबर में ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर था। मैंने आपको बता दिया कि प्रथम स्टेट में क्या था, प्रथम स्टेट में वो लोग आते थे जो पादरी थे, जो चर्च के अंदर काम करते थे, चर्च के पुजारी थे। तो जो पहले स्टेट के लोग थे ना, जो पादरी लोग थे, ये तीसरे स्टेट के लोग से पैसा वसूलते थे। कर को इंग्लिश में हम टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो जब प्रथम स्टेट के लोग अर्थात पादरी लोग तृतीय स्टेट के लोग से जो टैक्स वसूला करते थे उसे हम टाइड कहते हैं। अब टाइल क्या है? तो तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स था, जिसे हम टाइल कहते हैं। अब सरकार कौन? अर्थात राजा, कुलीन वर्ग के लोगों के द्वारा जो टैक्स वसूला जाता था तृतीय वर्ग के लोगों से, उसे हम क्या कहते हैं? टाइल कहते हैं। तो यहां पे टाइल और टाइल का आपको अंतर पता चल गया कि टाइल और टाइल क्या कहते हैं। प्रथम 2 स्टेट पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। आपको पता है कि जो समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो यहाँ पे जो प्रथम 2 स्टेट है, मतलब कि पहला स्टेट और दूसरा स्टेट, जिसमें पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों का जन्म से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। उनको जन्म उस क्षेत्र में अगर वो जन्म लेते थे ना, प्रथम स्टेट वाले के घर में या द्वितीय स्टेट वाले के घर में, तो उनको ये अधिकार प्राप्त हो जाता था कि आप तीसरे वाले से टैक्स वसूल करो। राज्य को दिए जाने वाले कर में छूट और राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा वहन अर्थात वसूल किए जाते थे। इन चीजों को समझिए। जो पहले स्टेट के लोग थे और द्वितीय स्टेट के लोग थे, इन्हें किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। टैक्स पे करने का काम सिर्फ कौन करता था? तीसरे स्टेट वाले लोग करते थे। सिर्फ इन्हीं से कर को वसूला जाता था, ये याद रखिएगा, ठीक है। और पहले वाले और दूसरे वाले को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। अगले स्लाइड में बात करते हैं मतदान क्या होता है। तो ये सभी आप लोगों को पता होगा, मतदान को हम ना वोट देना भी कहते हैं। ज्यादातर चीजें हम अंग्रेजी में पता होता है और हिंदी में हमें पता ही नहीं होता है। तो मतदान जो होता है, मत का दान, वही मतदान इंग्लिश में वोट कहलाता है।
तो मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिक को मिला। वहां पे जो ये 3 स्टेट में समाज को बांट दिया गया, इसके अलावा जो वोट देने का अधिकार भी था ना, वो सभी व्यक्तियों को नहीं था, सिर्फ समाज के ऊंचे तबके के जो लोग थे, ऑफिसर थे, राजा था, पादरी था, इन सभी को था। सिर्फ, और महिलाओं को तो था ही नहीं। बड़ा आश्चर्य लगेगा कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पुरुष को था। मर्दों को वोट देने का अधिकार था, वो भी उस मर्द को जिसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो। 25 वर्ष से अधिक के आयु वाले लोगों को ही मत देने का अधिकार था। और तीसरा है, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, जो टैक्स पे करते थे राजा को और पादरी को, उन्हें ही यहां पे वोट देने का अधिकार प्राप्त था। तो ये मतदान के बारे में था। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के कारण, यहां से हमारा मेन संग्राम शुरू होगा कि फ्रांस एक देश है, फ्रांस के अंदर अगर क्रांति हुई है तो उसके कारण क्या क्या है। तो देखिए, उसके कारण में पहला है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण को देख लेते हैं। समाज को 3 भागों में बांट देना, समाज को 3 भागों में बांट देना, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, 3 भागों में बांट दिया। इस कारण से समाज में विभेद हो गया, आपस में ही लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे, एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। अब जब एक ही समाज में रहने वाले लोग एक दूसरे से फाइटिंग करने लगे, गोली चलाने लगे, मारपीट करने लगे, तो समाज में कभी शांति रहेगा नहीं, रहेगा ना। और मध्य वर्ग का उदय, अब यहां पे ये 3 पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है, ये सामाजिक कारण में आता है। फ्रांसीसी क्रांति के कारण में पहला आता है सामाजिक कारण, जिसमें इन 3 पॉइंट को आपको लिखना है। दूसरा आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण से भी फ्रांस के अंदर क्रांति हुई थी। तो अयोग्य शासक, राजनीतिक कारण में अयोग्य शासक, लुई 16वां अयोग्य था, बेवकूफ नंबर 1 था, उसकी पत्नी उससे भी बड़ी बेवकूफ थी। जब हमारा सरकार ही बेवकूफ बन जाए तो उस देश में कभी शांति होगी नहीं, होगी ना। मान लीजिए भारत एक देश है, भारत के पप्पी है, प्रधानमंत्री सभी को आपको पता है कि नरेंद्र मोदी है, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी अगर बेवकूफ होते तो क्या वो इतने दिन से हमारे भारत देश की शासन सत्ता को संभाल पाते? नहीं संभाल पाते। तो अयोग्य शासन के कारण भी फ्रांस में ना ये सब दुखद घटना हुआ, क्रांति हुई, क्योंकि वहां का राजा जो था बेकार था। विशेषाधिकार, अब एक समाज में मान लीजिए 1000 लोग रहते हैं एक जगह पर रहने वाले, उसी 1000 लोग में से 200 लोगों को हम बोले कि तुमको हम अधिकार दे देते हैं कि तुम बाकी के 800 लोगों को हुकूमत करो, तो 800 लोगों को पसंद आएगा नहीं, आएगा ना। वहां पे समाज में रहने का क्या मतलब है? सभी को बराबर देखा जाए, सभी को समान अधिकार दिया जाए। तो ये विशेषाधिकार जो दे दिया राजा ने, लुई 16वें ने, ये भी एक कारण था, राजनीतिक कारण, कि वहां पे क्रांति हो गई, लड़ाइयां हो गई, झगड़ा हो गया। अब तत्कालीन कारण के बारे में जान लेते हैं कि ऐसा क्या कारण था उस समय की अचानक से क्रांति हो गई। तो लुई 16वां जो, देखिए रोमन काउंटिंग में लिखा हुआ है, इसको नया कर लगाने का प्रस्ताव जारी कर दिया कि हम अब फिर से अलग अलग टैक्स लेंगे और टैक्स की राशि को बढ़ाएंगे। तो ये तत्कालीन कारण में आता है। राजनीतिक कारण देख लिया, तत्कालीन कारण को भी देख लिया और सामाजिक कारण को भी देख लिया। अब हम आर्थिक कारण के बारे में जान लेते हैं कि आर्थिक कारण क्या थे जिस कारण से फ्रांस के अंदर ये सब चीजें हुई। तो लगभग 12 अरब लिब्रे, अब लिब्रे यहाँ पे वहां के पैसे को कहा जाता है। जैसे हमारे भारत में रुपया चलता है ना, आप लोगों को पता है, 5 रुपया, 10 रुपया, 500 रुपया, ऐसे ही लिब्रे जो है वो फ्रांस के पैसे को कहा जाता है। तो फ्रांस पे उस समय 12 करोड़ अरब लिब्रे का कर्ज था, मतलब कि कर्ज था उसके ऊपर। इस कारण से भी वहां पे क्रांति हुई। खाली राजकोष, राजा के पास पैसे ही नहीं था, जिस कारण से भी लोग भड़क गए। जीविका संकट, नौकरी नहीं थी वहां पे लोगों के पास, कर व्यवस्था, टैक्स जो ज्यादा वसूला जाता था, एक तो नौकरी नहीं है, समाज में पैसे नहीं है, लोग भूखे हैं, देश के ऊपर कर्ज है, देश के पास पैसा नहीं है, तो ऐसे में तो कोई भी भड़क जाएगा। इन्हीं कारण से वहां पे लोग भड़क गए। अब देखिए वहां पे सुधारक एवं विचारक के प्रभाव, रूसो नाम के एक व्यक्ति हुए, मिराबियो नाम के व्यक्ति हुए, आबेसिया नाम, ये सब व्यक्तियों का नाम है जो वहां पे समाज को सुधारने का काम कर रहे थे। जैसे हमारे भारत में महात्मा गांधी थे, वैसे ही यहाँ पे रूसो, मिराबियो और आबेसिया, ये सब व्यक्ति का नाम है जिन्होंने समाज को सुधारने की कोशिश की थी। अब देखिए हम बात करेंगे निर्वाह संकट क्या है। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में लगभग 2.3 करोड़ था। फ्रांस की अगर कुल आबादी की बात कर ले, वहां पे जनसंख्या की बात कर ले, तो उस समय फ्रांस की संख्या कितनी थी? 2.3 करोड़। कब? 1715 ईस्वी में। याद रखिएगा 1715 में फ्रांस में जो लोगों की संख्या थी
वो 2.3 करोड़ से बढ़कर 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। मतलब देखिए यहाँ पे 2.3 करोड़ था 1715 में, और 1789 में वो 2.8 करोड़ हो गई। अनाज का जो उत्पादन था, गेहूं चावल का जो वो लोग खेती करते थे, उसकी मांग में काफी तेजी आई। अब स्वाभाविक सी बात है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग खाना भी तो मांगेंगे, तो वहां पे लोगों ने खाना मांगा। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। वहां पे जो मैंने आपको बता रखा है कि वहां पर जो मुख्य भोजन था वो क्या है, ब्रेड है। ब्रेड जैम वगैरह खाते हैं, हमारे भारतीय लोगों की तरह वो रोटी चावल दही ये सब नहीं खाते। वहां का मुख्य भोजन जो है वो पाव रोटी है, जिसे हम ब्रेड भी कहते हैं। तो उसके मांग में वृद्धि आई क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई ना वहां पे। तो अधिकतर कामकार मजदूर कारखानों में मजदूरी करते थे। जितने भी लोग वहां पे थे वो कहां मजदूरी करते थे, कारखानों में मजदूरी करते थे, और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। अर्थात उनके द्वारा जो काम किया जाता था उसके हिसाब से उन्हें मजदूरी नहीं मिलता था। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर नहीं घट रही थी। फलस्वरूप क्या हुआ, अमीर लोग जो थे वो गरीब, और गरीब लोग जो थे उनके बीच की खाई बढ़ गई। मतलब अमीर लोग अमीर होते चले गए और गरीब लोग गरीब होते चले गए। इसका क्या कारण था कि वहां पे खाने का मांग बढ़ा, चीज महंगी होने लगी, उस प्रकार से खेती नहीं हो रही थी, मजदूरों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति सही नहीं थी, उन जितना मेहनत उनसे करवाया जाता था उसके बदले उन्हें पैसे नहीं दिया जाता था। स्थितियां और भी ज्यादा बदतर होती जाती और सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर गई। अब मतलब देखिए, एक तो स्थिति पहले से खराब थी और वहां पे सूखा का प्रकोप हो गया, ओले गिर गए, जिससे फसल और बर्बाद हो गए। रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया, मतलब कामकाज नौकरी का संकट पैदा हो गया। इसे हम जीविका संकट या पुराने राजतंत्र के द्वारा, राजतंत्र का मतलब होता है राजा के द्वारा किया गया शासन, ये फ्रांस में काफी आम बात थी। इन्हीं कारणों से, यही सब कारण है जिससे खाद्यान्नों की कमी, खाद्यान्न का मतलब होता है खाने वाले चीजों की कमी हो गई और जीवन निर्वाह संकट पैदा हो गया। जीवन निर्वाह संकट, जीवन को निर्वाह करने के लिए जो संकट उत्पन्न हो जाए उसे हम जीवन निर्वाह संकट कहते हैं। आपको पता है कि हमारे जीवन को चलाने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, यही सब चीज चाहिए ना। अगर ये सारी चीजें हमारे पास है तो हमारा जीवन सही तरीके से चलेगा। तो अगर इन्हीं सब चीजों में दिक्कत होने लगे तो इसे हम क्या कहेंगे, निर्वाह संकट के नाम से जानते हैं। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब मध्य वर्ग के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की जो क्रांति हुई उसमें फ्रांस के समाज को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। तो इन तीनों भागों में ना एक मध्य वर्ग का जन्म हुआ। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। उदय मतलब जन्म होना, जिसे हम मध्य वर्ग कहते हैं। ठीक है, उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की शुरुआत की। ये जो नए वर्ग उभरे ना, इन्होंने कहा कि राजा जो ये विशेष अधिकार दे रखा है पादरी को, कुलीन वर्ग को, ये सब नहीं चलेगा समाज में, इन सभी को खत्म करना चाहिए। मध्य वर्ग के लोगों ने ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन पे बल और संपत्ति अर्जित की थी। इन्होंने क्या किया, व्यापार किया था। इन्होंने ऊनी वस्त्र के व्यापार किया और पैसा जमा किया, रेशमी वस्त्र का व्यापार किया और पैसा जमा किया। मध्य वर्ग के सभी लोग लगभग पढ़े लिखे थे। जितने भी लोग थे इस वर्ग के अंदर वो सब ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, और इनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के पास जन्म से विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या है कि समाज में, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के अंदर रहने वाले सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ये नहीं कि हम राजा के यहाँ जन्म लिए तो हम राजा ही हो जाएंगे, हम पंडित के यहाँ जन्म लेंगे तो हम पंडित ही हो जाएंगे, हम पादरी के यहाँ जन्म लिए तो हम पादरी हो जाएंगे। इस अधिकारों को खत्म करने की बात मध्य वर्ग के लोगों ने की, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे थे, वो लोग बातों को समझते थे कि समाज में क्या क्या बुराइयां चल रही है। अब हम बात कर लेते हैं लुई 16वें के बारे में। देखिए 1774 में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था। लुई 16वां जो है, यहां पे समझ लीजिए, लुई 16वां वहां का राजा बना कब, 1774 में। याद रखिएगा 1774 में लुई 16वां फ्रांस का राजा बना। 1 नंबर में यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। वह फ्रांस के बुर्बो राजवंश का राजा था। मतलब वहां पे जो राजवंश चलता था, जैसे कुछ लोग पांडे होते हैं, कुछ लोग मिश्रा होते हैं, कुछ लोग तिवारी होते हैं, कुछ लोग यादव होते हैं, ऐसे वहां पे एक बुर्बो जाति था जिसके राजवंश का वो राजा था। कौन, लुई 16वां। उसका विवाह जो है वो ऑस्ट्रिया, यहां पे ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग देश हैं। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी
मैरी एंटोनेट से हुआ था। उसकी पत्नी का नाम क्या था? मैरी एंटोनेट। किसके पत्नी का नाम? लुई सोल्वे के पत्नी का नाम मैरी एंटोनेट था। राज्यारोहण के समय उसका राजकोष खाली था। जब उसे राजा बनाया गया तो उसके राज्य में, उसके जो राजा के अकाउंट होते हैं उसमें पैसे ही नहीं थे, कंगाल था, बिल्कुल खाली था। लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना, काफी दिनों से जो फ्रांस था वो युद्ध में भाग ले रखा था, युद्ध लड़ रहा था दूसरे दूसरे देशों से, पड़ोसी देशों से। तो आपको तो पता है अगर आप युद्ध लड़ते हो, लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो तो उसमें तो पैसे खर्च होते हैं ना हथियार में, इसलिए इसका राजकोष ही खाली था। पूर्ववर्ती राजाओं के शानो शौकत पर फिजूल खर्ची, अपने आप को शानो शौकत दिखाना, नाच देखना, दारू पीना, मदिरा पान करना, डांसर को मंगवा के नचवाना, इन सभी चीजों पर वहां के जो राजा थे वो फिजूल खर्चा किया करते थे। इसके अलावा अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना। जब दो देश आपस में लड़ रहे थे तो उसमें एक देश के साथ जाके ये उसका साथ दे रहा था, जिसमें समय के साथ साथ पैसे, धन दौलत सब इसने खर्च किया। किसने? फ्रांस ने, जिस कारण से इसका पैसा ही खत्म हो गया। जनसंख्या का बढ़ना और जीविका संकट। अब जनसंख्या अगर आज 10 है तो कल वो तो 20 होगा ही ना, 20 है तो 40 होगा ही ना, 40 है तो कल 80 होगा ही ना। तो अब जनसंख्या बढ़ रहा है और तुम्हारे पास खाने के लिए अनाज ही नहीं है, गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, तो ये भी एक लुई सोल्वे के राज्य के समय में दिक्कत का कारण बन गया था। अब हम बात करते हैं क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, इस रेवोल्यूशन का शुरुआत कैसे हुआ, फ्रांस के रेवोल्यूशन का शुरुआत कैसे हुआ। तो देखिए, फ्रांसीसी सम्राट लुई सोलवा ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। मतलब नया टैक्स, वही कर वसूलने के लिए एक मीटिंग बुलाया, ठीक है, जिसमें सभी लोग को बुलाया गया। इसमें किसानों, औरतों, कारीगरों की सभा में प्रवेश वर्जित था। मतलब किसानों को आना ही नहीं था, औरतों को नहीं जाना था, कारीगर को नहीं जाना था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिससे उनके प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए। उनमें से एक व्यक्ति को चुना गया तीसरे स्टेट में से कि कोई एक व्यक्ति सभी के बदले आएगा यहाँ पे। तो वो 40,000 लेटर लेके गया वहां पे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। जितने भी वर्ग थे ना उन सभी को एक वोट देने का अधिकार था। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल खराब हो गई, पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। अब इस पॉइंट सबको समझिए क्या कह रहा है। नेशनल असेंबली लुई सोलवा के फ्रांस के सरकार को कहा जाता था। तो वो अपने नए टैक्स के बारे में सोच रहे थे कि कैसे अब जनता के अंदर से टैक्स वसूल करना है। उस समय पूरे फ्रांस के अंदर लोग गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि पाव रोटी अर्थात ब्रेड के दामों में बढ़ोतरी हो गई, फसल जो था वो खराब हो गया, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ऐसे ही फ्रांस ठंडा जगह है तो वहां पे तो ठंड पड़ती है। तो इन सभी के कारण से ही यहाँ पे क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। देखिए, अब बात करते हैं बेकरी मालिक। बेकरी मालिक को बता देता हूं, ये वो लोग होते हैं जो पाव रोटी का निर्माण करते हैं, सेकते हैं बेकरी के अंदर। ये ऐसे स्थिति का फायदा उठाने के अलावा जमाखोरी में लगे हुए थे। जो बड़े बड़े बेकरी के ऑनर थे वो पाव रोटी अपने गोदाम में जमा कर रहे थे और महंगे दामों पर गरीबों को बेच रहे थे। अब भूखा आदमी तो कैसे भी खाएगा ना। और बेकरी के दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर दावा बोल दिया। यहाँ पे देखिए, बहुत देर तक उनको लंबे लाइन में खड़ा रहना पड़ता था जहां पे पाव रोटी मिलता था। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घरों के लोगों के लिए वो पाव रोटी खरीदने के लिए घंटों लाइन में लगे रहते थे। अंत में क्या हुआ, महिलाएं गुस्सा गई और दुकान पर धावा बोल दिया, मालिक को ही मारना शुरू कर दिया, पेलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सम्राट कौन? लुई सोलवा। इसकी सेना ने पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दिया और भीड़ ने 14 जुलाई को बास्टील पर धावा बोलकर उसे नष्टो नाबूद कर दिया। देखिए, यहां पे जो ये बास्टील दिख रहा है, ये बास्टील एक किला था, एक जेल था, जिसमें फ्रांस का जो राजा था वो लोगों को बंद करके रखता था, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, उस पर गुस्सा होकर बास्टील के किले पे ही हमला कर दिया, तोड़ दिया, लोगों को वहां पे मार दिया और लोगों को जो जेल में बंद थे उनको छुड़ा लिया। देहाती इलाकों में गांव गांव यह अफवाह फैल गई, लोगों में यह फैल गया कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े के लुटेरे को बुलाया है
जो पक्की फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में डर से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। कहते हैं ना कि अफवाह फैल जाता है, कभी कभी कोई कोई झूठा जानकारी समाज में फैल जाता है। तो ऐसे ही वहां पे जब वास्तिल के जिला पे किला पे हमला हुआ तो लोगों में ये अफवाह फैल गया कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं ना वो गुंडे बुलाए हैं आम लोगों को मारने के लिए, उनसे फसल छीनने के लिए। अब आम लोगों को सुना, अरे भाई तो ऐसे ही हम परेशान है, खाने के मुहताज हैं, ऊपर से ये जमींदार से हमको मारने के लिए गुंडा बुला लिया। तो अब वो क्या किया, अपना कुदाल फावड़ा लाठी सोटा लेके चढ़ गया सब जमींदार के ऊपर, मार के उसको बोखा फाड़ दिया। अब देखिए उन्होंने क्या किया, अन्न भंडारों को लूट लिया, जो जमींदार के पास अन्न सब था उसे लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। लगान पहले वसूला जाता था ना जमींदार से, टैक्स पैसे या जो कोई इंटरेस्ट पे लेके रखता था, तो उस सभी कागजों को फाड़ दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपने जागीरें छोड़कर भाग गए। कुलीन वर्ग कोई जागीर कहा जाता था, जो सेकेंड वाले स्टेट में आता था, वो अपने अपने जगह को छोड़ के भागे, परिवार को लेकर वहां से भागने लगे। पड़ोसी देशों में जाके उन्होंने शरण ले ली, मतलब फ्रांस को छोड़ के दूसरे देश में भाग गए, क्योंकि तो आम आदमी अभी लोगों पर डंडा चार्ज करने लगा। कौन ये आम आदमी थे? तीसरे वर्ग के लोग थे और मध्य वर्ग के लोग थे। अब देखिए फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। 20 जून 1789 को वे लोग वर्साय के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। देखिए ये मध्य वर्ग के जो लोग थे, ये लोग कहां पहुंचे 20 मई 1789 को? वर्साय एक किला था, वर्साय एक किला था जिसमें लुई 16वां रहा करता था। वहां पहुंचे और कहे कि आज से हम खुद ही यहाँ पे संविधान बना रहे हैं और हम खुद ही राज करेंगे। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान लेकर लुई 16वें ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। अब लुई 16वां कौन था? वहां का राजा था और इसकी पत्नी का नाम याद है ना, मेरी एंटोनेट था। अब जब ये गुस्साए लोग उसके घर पे पहुंच गए लाठी फरसा लेके सारे लोग, कहते भाई राजा आज से मेरा संविधान बन रहा है। तो अब वो आदमी क्या करता, राजा तो डर गया, कहा कि भाई बहुत सारा लोग है, आप सब गुस्से में है, ज्यादा कुछ बोलेंगे तो मारियो मार देगा हमको। कहा ठीक है हुजूर, आप लोग जो कहिएगा हम मान लेते हैं, आपसे आप ही लोग शासन कीजिए। लेकिन अंदर में वो कुछ और सोच रहा था। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली के कर्तव्यों बंधनों वाली सामंती व्यवस्था की उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। जितने भी पहले से टैक्स वगैरह वसूले गए थे या वसूले जाने का जो नियम था, इसे सभी को खत्म किया गया और 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी और राजा की शक्ति को घटा दिया गया। नेशनल असेंबली का उद्देश्य क्या था? ये जो नेशनल असेंबली जो राजा के यहां पहुंच के कहा कि आज से राजतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था चलेगी, तो उसका उद्देश्य क्या था, वो क्या चाहता था? देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। जो लुई 16वां था ना, उसके पास जो शक्ति था उसको खत्म करने का इसका इच्छा था। ये इसलिए खुद को एक नया पार्टी के रूप में वहां पे उभार रहा था। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में बांटा जाएगा। उनका कहना था कि सिर्फ और सिर्फ राजा के हाथ में सारी शक्ति दे दिए हो, राजा अपने मर्जी से जो मन होता है करता है, कभी टैक्स लगा लेता है, कभी किसी को फांसी पे चढ़ा देता है, कभी किसी को देश से निकाल देता है। ऐसा नहीं है, शक्ति का बंटवारा करो। जैसे कि एक आदमी राज्य को देखेगा, दूसरा आदमी सड़क को देखेगा, तीसरा आदमी जनता को देखेगा, चौथा आदमी खेती को देखेगा। ऐसे में शक्ति का बंटवारा हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि अभी हमारे देश में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका है ना, ये हमारे देश के अंदर होता है। ऐसे ही शक्तियों का बंटवारा उस समय करने की बात की गई थी। अब बात 1791 की करें तो संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। अब नेशनल असेंबली जो था उसे ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब वो अपने हिसाब से देश को सही तरीके से चलाने के लिए कानून बनाएगा, नियम बनाएगा। अब हम बात करते हैं नए संविधान के अनुसार क्या हुआ था। तो देखिए जो नेशनल असेंबली जो नया संविधान बनाया, नए कानून बनाया राजा के संविधान को खत्म करके, उसके अनुसार क्या क्या है? तो उसके अनुसार उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिक को मिला। जो पुरुष की उम्र 25 वर्ष से अधिक थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, अर्थात टैक्स देते थे, उनको किस चीज का अधिकार मिला? वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है। दूसरा है महिलाओं एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था, मतलब महिलाओं को ना नागरिकता नहीं प्राप्त था, महिलाओं की कोई नहीं सुनता था।
राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया। पहले जो राजा इकलौता मालिक हुआ करता था और अपने आदेश को चलाता था, अब ऐसा नहीं है, उसके अंदर विधायिका भी रहेगा, कार्यपालिका भी रहेगा, न्यायपालिका भी रहेगा और ये तीनों मिलकर इस शासन सत्ता को चलाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक प्रतीकों के मायने। अब 18वीं सदी में और क्या हुआ, ज्यादातर जो स्त्री थी और पुरुष थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। मतलब कि 18वीं सदी की अगर बात कर ले तो फ्रांस में ज्यादातर जो स्त्री थी या जिसे महिला भी कहते हैं और पुरुष थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे। कब? 18वीं सदी में। इसीलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृति, प्रतीक का उपयोग किया जाता था। जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं उन्हें फोटो दिखा के समझाया जाता था कि हमारे देश में क्रांति हो रही है, इसमें हमें भाग लेना है। और जैसे कि हमारे भारत देश में देख लो ना, हम जब अंग्रेजों के गुलाम थे तो उस समय भी तो हमारे भारत देश में सभी लोग नहीं पढ़े लिखे थे, तो रेडियो के माध्यम से लोगों को बताया जाता था ना, इनकलाब जिंदाबाद, किसानों को आगे बढ़ना है, हमें एकता लाना है। अब जो चीज लोग हम पढ़ नहीं सकते उसे सुन के तो समझ सकते हैं। अब टूटी हुई जंजीरों का क्या मतलब था, तो दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक था। उस समय क्या होता था ना, लोगों को जबरदस्ती कैद करके रखा जाता था, आदमी को कैद करके रखा जाता था, खरीद के लाया जाता था उन्हें, उनसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता था और समय समय पर भोजन भी उन्हें नहीं दिया जाता था। इन सबको हम क्या कहते हैं, दास कहते हैं। उस आदमी के हाथ पैर जंजीर से बांध करके पिंजरा में रखा जाता था। देखिए दास के बारे में भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे विस्तार से। अभी हम टूटी हुई जंजीर के बारे में बात कर लेते हैं। टूटी हुई जंजीर का मतलब होता है वे लोग जिन्हें बेड़ियों से बांध के रखा जाता था, और टूटी हुई जंजीर का मतलब है उन दासों को आजाद करवाना। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। छड़ों का गट्ठर। अब छड़ों का गट्ठर का क्या मतलब है कि अकेली छड़ जो होती है उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर पूरे गट्ठर को साथ में लाया जाए तो उसे नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये क्या है, बल का प्रतीक है। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि एक बूढ़ा था, उसके 5 बेटे थे, उसने अपने 5 बेटे में अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी, तो बूढ़ा ने सबको एक एक लाठी दिया और बोला तोड़ने के लिए, सबने तोड़ दिया। फिर बूढ़े ने एक लाठी का गट्ठर सबको दिया और कहा कि इसे तोड़ो, तो वो नहीं तोड़ पाए। इससे बूढ़े ने उसे क्या समझाया कि अगर तुम लोग मिलजुल के रहते हो, एकता में रहते हो, तो एकता में शक्ति होती है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखरती आंख का क्या मतलब है, तो सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक था। सूरज की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाती है। आपको तो पता है रोशनी जो है वो अंधेरे को खत्म करती है, तो ये सब वही प्रतीक है। राजदंड का मतलब था शाही सत्ता का प्रतीक। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, मतलब अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, एक ऐसा सांप का तस्वीर बनाया गया जो खुद के पूंछ अपने मुंह में रखे हुए था। उसका मतलब था समानता का प्रतीक, मतलब समाज में रहने वाले सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिले, कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं। आतंक का राज आपको समझना पड़ेगा, अक्सर एग्जाम में इसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि आतंक का राज से आप क्या समझते हैं। सन 1793 से 1794 के समय को ना हम आतंक का युग कहते हैं। देखिए 1793 से 1794 अर्थात 1 साल का जो ये समय था, इसे हम क्या कहते हैं, आतंक का समय कहते हैं। इस समय रोबोस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। मतलब रोबोस्पियर जो था उसने बहुत ज्यादा लोगों को दंड देना शुरू कर दिया था। इस नीति का मतलब इस नियम के तहत गणतंत्र में जो भी शत्रु थे, जैसे कुलीन एवं पादरी, पहले और दूसरे स्टेट के लोग एवं अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य जो उनके काम में सहमत नहीं थे, अर्थात जो तीसरे स्टेट के लोग के साथ सहमत नहीं थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था जबरदस्ती। एक क्रांतिकारी न्यायालय बनाया गया इन्हीं लोगों के द्वारा, और इसमें उनका मुकदमा चलाया जाता था। अगर वो दोषी पाए जाते थे तो उनका क्या कर दिया जाता था, गुलेटिन कर दिया जाता था। गुलेटिन एक ऐसा यंत्र था जिसके अंदर उनका सर रख के उनके सर को काट दिया जाता था, सर कलम कर दिया जाता था। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय की गई कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अब जो नया नियम कानून बना उसमें जो किसान लोग थे उनको वहां के शहर में जाके अपने सामान को या राशन को या गेहूं को या चावल जो भी वो उगाते थे शहरों में ले जाकर उन्हें बेचने के लिए बाध्य किया गया, अर्थात मजबूर किया गया। रोबोस्पियर ने अपनी नीतियों को इतना सख्ती से लागू किया कि उनके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। मतलब वो इतना सख्त हो गए लोगों के प्रति कि उनके साथ वाले जो लोग थे वो भी डरने लगे कि भाई तू यह क्या कर रहा है।
और अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे खुद भी दोषी ठहराया गया। किसे? रोबोस्पियर को, और उसका भी गुलेटिन कर दिया गया। देखिए बुरे काम का बुरा नतीजा। आज ये रोबोस्पियर जो हजारों आदमी का गुलेटिन किया, उसको लास्ट में खुद भी गुलेटिन कर दिया गया, अदालत के द्वारा उसे दोषी पाया गया। अब देखिए जान लेते हैं गुलेटिन क्या होता है। तो गुलेटिन दो खंभों के बीच लटकते और खाली मशीन था, जिस पर सर को रखकर अपराधी के सर को अलग कर दिया जाता था। ऊपर ब्लेड लगा रहता था और ब्लेड को नीचे गिरा के इसके सर को काट दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गुलेटिन के नाम पे पड़ा। मतलब डॉक्टर गुलेटिन जो थे उन्होंने ही इस यंत्र का आविष्कार किया था, इसलिए इस मशीन का नाम गुलेटिन रख दिया गया। अब देखिए डायरेक्टरी शासित फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। रोबोस्पियर के मरने के बाद अर्थात पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी का नियुक्ति किया जो फ्रांस के शासन को देखता था। 5 लोगों का एक ग्रुप बनाया जो पूरे फ्रांस के शासन को देखता था, लेकिन अक्सर विधान परिषद से उनके हितों का टकराव होता रहता था। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया। देखिए यहाँ पे एक नया शब्द आ गया है, नेपोलियन बोनापार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसने क्या किया? 1799 में डायरेक्टरी को ही खत्म कर दिया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट पहले तो सेना बना, सेना के अंदर जमा हुआ, और फिर उसके बाद 1799 में वो धीरे धीरे अपना कद बढ़ाते हुए 1799 में वहां के संविधान को ही खत्म कर दिया और फिर से राजा बन गया। मतलब घूम फिर के हम लुई 16वें से चले थे और फिर से हम राजा पर ही आ गए। राजा से शुरू हुआ था और अंत में गेम किसके ऊपर आ गया? 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट, जिसे फिर से राजा 1804 में बना गया। देखिए ये क्वेश्चन आता है 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? तो इसे खुद से अपने आप को राजा घोषित कर दिया फ्रांस का। अब हम कुछ बातें नेपोलियन के बारे में भी जान लेते हैं। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, अर्थात राजा घोषित कर दिया। उन्होंने पड़ोसी यूरोप देशों को जीतने के लिए राजवंशों को दूर करने और उन राज्यों का निर्माण करने के लिए निर्धारित किया जहां उन्हें अपने परिवार को सदस्य को रखा। सबसे पहले नेपोलियन अपने पड़ोसी जितने भी देश थे सब पर युद्ध करके सबको अपने में मिला लिया और यूरोप के आधुनिककर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाई। यूरोप के निर्माणकर्ता में अपना मतलब इतना युद्ध इसने जीता है जिससे लोगों के अंदर इसकी बहुत ही इज्जत बढ़ गई, लोग इसको सम्मान करने लगे। अंततः 1815 में वाटरलू में वो पराजित हो गया। यहाँ पे देखिए फ्रांस में तो बहुत सारे लड़ाइयां इसने लड़ी। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। लेकिन अंतिम युद्ध जो हुआ 1815 में वाटरलू जगह का नाम है, बहुत ठंडा जगह है। तो ये 1815 में जो युद्ध करने गया वहां पे इसकी हार हो गई। ये वहां पे पहला युद्ध था ये वाटरलू का, जो 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट ने हार गया था। तो ये नेपोलियन के बारे में था। अब बात कर लेते हैं क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। देखिए महिलाओं को तो मत देने का भी अधिकार नहीं था, वोट देने का भी अधिकार नहीं था ना, पुरुषों का था। और वो भी पुरुष जो सक्रिय थे, जो 3 दिन के मजदूरी को टैक्स के रूप में चुका सकते थे और जिनकी आयु 25 साल से ऊपर की थी वही वोट दे रहे थे। तो महिलाओं के लिए तो कोई सुन ही नहीं रहा था। तो महिलाओं ने खुद ही क्रांति कर दिया। उन्होंने क्या किया? महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में शामिल रही थी। ज्यादातर महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वो सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती और बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी। देखिए शुरुआत से ही महिला जो थी वो फ्रांस में सक्रिय थी। वो अपने परिवार को चलाना क्या कम छोटा सा बात है। महिलाएं क्या करती थी? अपने परिवार को चलाने के लिए सिलाई करती थी, बुनाई करती थी, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फूल फल सब्जियां बेचती थी। ज्यादातर महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई के मौके नहीं थे क्योंकि वो बचपन से ही काम में लग जाती थी और ये मौके केवल कुलीन की लड़कियों अथवा धनी परिवार की लड़कियों के पास था। जो कुलीन वर्ग था, सेकेंड वाला, स्टेट वाला, वो पैसे वाले लोग थे, पादरी वाले लोग पैसे वाले लोग थे, तो वो अपने बेटी को भी पढ़ाते थे। लेकिन जो तीसरा स्टेट था इसके पास न पैसे थे और न समय थे और इनको अपना परिवार भी चलाना पड़ता था, तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। ये तीसरे स्टेट वाले लोगों के बच्चे की शादी कर दी जाती थी। महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करना होता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पांव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। तो ये था महिलाओं का मुख्य काम।
उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। महिलाओं ने क्रांति क्यों किया, झगड़ा पे क्यों उतरा है कि पुरुष ही क्यों, महिलाएं भी राजनीति करेगी, महिलाओं को भी अधिकार दो, वोट देने का अधिकार दो, हम असेंबली में जाएंगे, हम अब कानून के अंदर रहेंगे, हम भी अपने महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे। इसीलिए इन्होंने भी क्रांति किया। महिलाओं के जीवन को सुधार लाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? तो देखिए, सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ सभी लड़कियों को स्कूली शिक्षा देने के लिए अनिवार्य किया गया। मतलब ऐसी लड़कियां जो पढ़ाई नहीं करती थी, तीसरे स्टेट वाली, उनको भी पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि वहां पे सरकारी विद्यालयों का, गवर्नमेंट स्कूल की स्थापना हुई। पिता उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। उनके पिताजी जबरदस्ती नहीं कर सकते थे कि तुम इसी लड़के से शादी करो, वो अपने मर्जी से किसी से भी शादी कर सकती थी। महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे छोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। महिलाओं को यह छूट दिया गया कि वो व्यावसायिक मतलब बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई कर सके, कलाकार मतलब एक्टर बन सके, और इसके अलावा छोटे मोटे काम धंधे भी कर सके, उन्हें यह बात की छूट दी गई। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में और अनेक देशों में चलता रहा। मतदान अर्थात वोट देने के अधिकार के लिए महिलाओं ने काफी लंबे समय तक जद्दोजहद किया है, मतलब लड़ाइयां लड़ी है। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हो गया। देखिए कितना लंबा समय इन्होंने युद्ध लिया रहा है। 1946 में आके हमारे भारत में जो आजादी हुआ 1947 में, उससे एक साल पहले जाके तब महिलाओं को फ्रांस में मतदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ, मतलब वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। कहते हैं दास प्रथा का उन्मूलन। देखिए दास, मैंने आपको बताया है दास क्या होता था। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। 17वीं शताब्दी में दास व्यापार शुरू हुआ, दासों की खरीद फरोख्त शुरू हुई। फ्रांसीसी सौदागर मतलब व्यापारी, जो फ्रांस के व्यापारी थे, वो बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज लेके जाते थे। कहां जाते थे? अफ्रीका जाते थे, और वहां के स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। वहां के लोगों को खरीद के अपने यहां ले आते थे, क्योंकि वहां बहुत गरीबी थी। दासों को हथकड़िया डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों से 3 महीने तक लंबी यात्रा के लिए जहाज में ठूस दिया जाता था। क्या होता था, वहां से आदमियों को खरीद लेता था और जहाज के अंदर ठूस ठूस के भर देता था। 3 महीने तक वो पानी के माध्यम से ऐसे ही जहाज में ठुसाए हुए आ रहे हैं ना, वहां पे बैठने का है, कैसे भी करके वो जिंदा रह के यहां आते थे। यहां पर आने के बाद उन्हें बगान मालिकों को बेच दिया जाता था। उन इंसानों को वहां के बगान मतलब जो बड़े बड़े खेतीहर थे, उनको बेच दिया जाता था। देखिए बॉर्डो और नाश्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गया। ये 2 बंदरगाह का नाम है जहां पे सबसे ज्यादा दासों की खरीद फरोख्त होता था। 18वीं सदी में फ्रांस में दास की ज्यादा निंदा नहीं हुई। 18वीं सदी में ज्यादा दास के लिए नहीं सोचा गया, दास को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था। दास के ऊपर बहुत अत्याचार होता था। उनके हाथ जंजीरों से बांधना, उनको सही समय पर भोजन न देना, अगर वो भोजन मांगे तो गर्म लोहे से उनको मारना, उनको जला देना। कभी कभी तो दास के हाथ पैर भी काट दिए जाते थे, पूरा लूल लांगड़ बना दिया जाता था। लेकिन 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशकों में सभी देशों को मुक्ति का कानून पारित किया। मतलब ऐसा कानून बनाया, ऐसा नियम बनाया कि कोई भी दास को कैद नहीं करेगा उसके मर्जी के खिलाफ। यह कानून एक छोटी सी अवधि तक लागू रहा। 10 वर्ष के बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दिया। जब नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में खुद को राजा घोषित किया तो इसने फिर से दास प्रथा को चालू कर दिया। फ्रांसीसी उपनिवेशकों ने अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया। जब वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया तो फिर से वहां पे सरकार बदली, तो फ्रांसीसी उपनिवेशक जो थे वो 1848 में फिर से दास प्रथा का उन्मूलन, उनके समाप्ति की बात किया। अब बात करते हैं क्रांति और रोजाना की जिंदगी। जो रेवोल्यूशन था और रोजाना की जिंदगी थी वो क्या था? तो देखिए 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस की पुरुष और महिला एवं बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार से परिवर्तन आए। 1789 के बाद क्या हुआ? इसके बाद जो फ्रांस के पुरुष थे, महिला थे, यहाँ के बच्चे थे, इनके जो जीवन था इसके अंदर बहुत तरह से इनके बदलाव आए। क्रांतिकारी सरकार ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों की रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सभी को समान नजर से देखो, सभी को स्वतंत्रता दो,
इस प्रकार का कार्य उन्होंने किया। अगला पॉइंट कहता है फ्रांस के शहरों में अखबारों पुस्तकों में छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक पहुंचने लगी। बुक उस समय पढ़ने का इतना नहीं था, लेकिन जब बुक में छपाई होने लगा तो गांव और शहर दोनों के लोगों ने अखबार और बुक पढ़ना शुरू कर दिया। उसके अंदर फ्रांस की घट रही घटना और परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणियां होती थी। अब गांव के लोगों को भी पता चलेगा। देखिए अक्सर क्या होता है, कोई भी खबर ना शहर में जल्दी फैलता है और गांव में वो चीजें देर से पहुंचती है, क्योंकि गांव में ना इतना टेक्नोलॉजी हाई, अभी तो चलो सब जगह मोबाइल फेसबुक इंस्टाग्राम हो गया तो चीजें बहुत जल्दी पहुंच जाती है, लेकिन उस समय सोचो ना मोबाइल था ना कुछ था, तो खबरें तो अखबार वगैरह के माध्यम से ही जाता था। तो शहरों में छपाई होता था अखबारों का, तो वहां के लोगों के पास जल्दी पहुंचता था और गांव गांव में जाने में देर लगता था। तो अब क्या हुआ कि जब गांव में भी अखबार वगैरह पहुंचने लगा तो वहां के लोगों को भी फ्रांस में चल रही घटना का संपूर्ण जानकारी होने लगा था। अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज की स्थिति क्या थी। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति के समय फिजूल खर्चों की वजह से खाली राजकोष था। ज्यादा जो था वो फिजूल खर्च करता था, जिसके कारण उसके पास पैसे ही नहीं थे। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार जो था, ये भी एक समाज का बहुत ही गंदा स्थिति था। जीविका का संकट था, लोगों के पास नौकरी नहीं थी, लोगों के पास खाने के लिए ब्रेड नहीं था। और ब्रिटेन के खिलाफ जो युद्ध हुआ उसमें अमेरिका की सहायता के लिए फ्रांस ने बहुत ज्यादा पैसा झोंक दिया, जिसके कारण इसके ऊपर क्या बढ़ गया, कर्ज बढ़ गया और खुद के देश की हालत खराब हो गई। तो इस समय आप समझ सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज की क्या स्थिति थी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जान लेते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। 1774 में लुई 16वें फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट कहता है बढ़ते कर्ज के दबाव में लुई 16वें ने, यहां पे लुई 16वां होगा, 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई ताकि नए करों की मंजूरी ली जा सके, मतलब नए तरीके से टैक्स और कर वसूलने की मंजूरी ली जा सके। अगला पॉइंट कहता है 20 जून 1789 को वे लोग वर्साय की एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, जहां से राजा की शक्ति को घटा दिया गया था। अगला पॉइंट कहता है 14 जुलाई 1789 को युद्ध भीड़ ने, युद्ध का जो क्रुद्ध था, मतलब क्रोधित गुस्से में आए हुए भीड़ ने वास्तिल के किले को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा लिया। अगला पॉइंट है 4 अगस्त 1789 की रात को ही असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया था। इसके अलावा 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। 1791 याद रखिएगा क्या हुआ था, संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी थी। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 9 सोशल साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम था फ्रांसीसी क्रांति। आज इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।